बात का सैंपल होता है बेटे कि सैंपल इसमें कह रहे हैं कि सैंपल साइज जो है ना वो मतलब कितना होना चाहिए। तो सैंपल साइज जो है बेटे बेसिकली दो फैक्ट्स हैं उन पे बेस करता है। जितना सैंपल साइज बड़ा होगा डेटा रिजल्ट्स उतने अच्छे होंगे। उसको कहते हैं मोर प्रिसाइज होंगे। ठीक है। एज अबव सर्टेन साइज लिटिल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जैसे आपने एक सर्टेन साइज लिया, लिटिल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय इंक्रीजिंग साइज। जब आप उस साइज को इंक्रीज करेंगे तो इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी। अच्छा बेटा, सैंपल साइज डिपेंड करते हैं इन फोर फैक्टर्स पे। एक बंदे के पास अगर टाइम और मनी बहुत ज्यादा है तो वो सैंपल साइज बढ़ा सकता है। अगर एक बंदे एम ऑफ द सर्वे, सर्वे का एम क्या है कि हमें कितने परसेंट रिजल्ट चाहिए। ठीक। तो जो आपका सर्वे, अगर आपको 20 से 30% रिजल्ट चाहिए तो कोई बात नहीं, आप बेशक छोटा सैंपल ले लें। जितने आपको प्रिसाइज रिजल्ट्स चाहिए होंगे उतने आपको क्या, ये बेटा देखो ना इसी चीज को उसने आगे बताया। एम ऑफ द सर्वे, सर्वे का पर्पस क्या है, पर्पस पे डिपेंड करता है सैंपल साइज। डिग्री ऑफ प्रिसीजन, कितने एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। जितने एक्यूरेट चाहिए होंगे सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ सब सैंपल्स रिक्वायर्ड, जितने आपको सब सैंपल्स ज्यादा चाहिए होंगे आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। बेटे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के जो मेथड्स हैं वो क्या हैं। आप किसी बंदे का इंटरव्यू कर लें और उससे इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें। बेटा उसके अलावा आप किसी को क्वेश्चनेयर जो है वो पोस्ट में भेज दें। ठीक है। आप खुद जाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आप पैसा ज्यादा खर्च होगा। पोस्ट के जरिए भेज लेंगे, रिस्पांस तो लोगों का लो होता है लेकिन ये कन्वीनियंस भी है और चीप भी है, सस्ता काम है। स्ट्रीट, आप कहीं रास्ते में खड़े हो जाएं और लोगों के इंटरव्यूज करना शुरू कर। ठीक है। टेलीफोनिक इंटरव्यूज, कॉल कर लें और अपने क्वेश्चंस पूछ लें। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कहीं बैठ जाएं और वहां पे लोगों को देखना शुरू कर दें कि कर क्या रहे हैं, ऑब्जर्व करना शुरू कर। ठीक हो गया बेटा। जी सर। अब क्वेश्चनियर डिजाइन की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंडरी डेटा, बेटे इसको कब यूज करते हैं सर, जब हमारे पास रिसोर्सेज और मैन पावर कम होती है तो हम सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं। ये डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसके बेटे फायदे क्या हैं, जब हमारे पास लोग नहीं है, डेटा कलेक्शन के लिए पैसा नहीं है तो हम इसको यूज करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है कि किसी का इकट्ठा हुआ हुआ डेटा है वो शायद हमारी जरूरत पूरी करे ना करे, उसने पता नहीं यार। सेकेंडरी डेटा में ये न्यूज़पेपर वगैरह और ये सारा कुछ आता न्यूज़पेपर है। में बेटा, जर्नल में, वेबसाइट पे, कहीं पे भी अवेलेबल हो डेटा, कहीं पे भी लिखा हो। ठीक है। ये बेटे लिखे हुए हैं सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ डेटा। ठीक है। कस्टमर ऑर्डर फाइल ओरिजिनली फ्रॉम स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, यानी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, उनसे आपने कोई डेटा मांगा कि हमें आप डेटा प्रोवाइड करें इस साल का कंपनियों का प्रॉफिट कितना है। यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन रॉ मटेरियल टाइप एंड प्राइस कलेक्टेड बाय द परचेज डिपार्टमेंट, को परचेज डिपार्टमेंट है उनके पास डेटा पड़ा है, हमने उनसे ले लिया। Information on job time and breakdown, skills breakdown, originally compiled for job counting and used for new payment structure। ये बेटे एचआर के पास ये डेटा पड़ा हुआ था। एचआर के पास ये वो डेटा है जो बेटा हमारी कंपनी के अंदर अवेलेबल होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट से हम ले रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये एक्सटर्नली हम कहाँ से लेंगे बेटा, हम किसी को मेल करेंगे, मेल करके ऑर्डर कर लेंगे डेटा, पैसे पे कर देंगे। अच्छा उसके अलावा बेटे हमने क्या कर लिया, किसी कंपनी को फोन किया कि जनाब आप हमें, ये वैसे में आपको अच्छे सोर्सेज नहीं लिखे हुए, इसकी ना समरी में भी बेटा लिखे हुए हैं। ठीक है। समरी में भी लिखे हुए हैं। ये उसने कुछ ऑफिशियल सोर्सेज बताए हैं कि आप फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो गवर्नमेंट की होती हैं वो देख लो, मंथली को समरी में कहाँ सर? ये बेटे फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स आप जैसे हमारा है स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक की वेबसाइट से मिल जाएंगी बच्चे, स्टेट बैंक की वेबसाइट से मिल जाएंगी। उसके बाद आप, यानी ये वो सोर्सेज है कि जो कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स, आपका स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है पाकिस्तान के अंदर,
जो स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड, ये हमें सारी उसने वो ड्रामे लिखे हुए हैं। ये जो ऊपर हमने सारा पढ़ा है ना बच्चे, उसकी ये बनी हुई है समरी। बेटे जो हमने सारा पढ़ा है ना सोर्सेज ऑफ, जी जी सर। ये बेटे उसके सोर्सेज लिखे हुए। अब ये सोर्सेज पता है उसने बेटा किस टेक्स्ट में लिखे हैं? अब ये बंदा है यूके का, तो उसने यूके के सोर्सेज लिखे हैं कि यूके में आप फलान डिपार्टमेंट से ये ले सकते हैं, फलान डिपार्टमेंट से ये ले सकते हैं। अब पाकिस्तान में तो वो डिपार्टमेंट नहीं ना होने लगे बच्चे। जी जी। आपने जस्ट इससे आइडिया लेना है और अपने अल्फाज में लिख देना है। अगर आ जाए कि सोर्सेज ऑफ प्राइम सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, तो सर ये है कि इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल में हमारे अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं और एक्सटर्नल में हम डिफरेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, आप इकोनॉमिक ट्रेंड्स चेक कर सकते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट्स देख सकते हैं, आप रीजनल ट्रेंड्स देख सकते हैं, आप नेशनल अकाउंट्स देख सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट गजट देख सकते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश लिखा हुआ है यहाँ, बिजनेस पाकिस्तानी बिजनेस देख सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों से आपको क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी डेटा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, डेटा के लिए। अब बेटा डेटा की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वो किस तरह से करते हैं? बाय सोर्स। बेटा वो डेटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है, हम उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी की बेस पे क्लासेस बना लेते हैं। ठीक है। वो डेटा क्वालिटेटिव है, नंबर्स में मेजर किया जाएगा या क्वालिटी में मेजर किया जाएगा? वो डेटा बेटा प्रिसीजन, वो काउंटेबल डेटा है या वो कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है? बेटा डिस्क्रीट होता है जो काउंटेबल होता है, और कॉन्टिन्यूस होता है जो मेजरेबल होता है। ठीक, उसमें बेटा जो वेरिएबल है वो यूनिवेरिएट है या मल्टी वेरिएंट है, यानी एक से ज्यादा वेरिएबल है या एक वेरिएबल। तो ये उस डेटा को करने के तरीके हैं। बेटे डिस्क्रीट डेटा मैंने बताया नहीं था सर, आपने डेफिनेशन बताई थी डिस्क्रीट सर डेटा। वेरिएबल क्या? बेटा देखो ना, मैं आपसे बात करता हूं कि मुझे आप ऐसा करें कि इस मुल्क के अंदर बर्थ रेट बताएं। क्या बताएं बेटा? बर्थ रेट। बट तो बर्थ एक वन वेरिएबल है, बर्थ एक क्या है? वन वेरिएबल। इसको कहते हैं यूनिवेरिएंट। क्या कहते हैं? यूनिवेरिएंट। मैं कहता हूं बेटा मुझे आप बताएं, बर्थ भी बताएं और डेथ भी बताएं, तो ये क्या हो जाएगा? बाय वेरिएंट। क्या हो जाएगा? बाय वेरिएंट। बाय। और अगर मैं कहूं कि बर्थ भी बताएं, डेथ भी बताएं, और मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पे हेल्थ रेशो क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? मल्टी। यानी जब दो से ज्यादा हो जाते हैं बेटा, तो वो क्या हो जाता है? मल्टी। क्या हो जाता है? मल्टी। बेटा इसकी मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी। डिस्क्रीट डेटा वो डेटा होता है जो काउंटेबल होता है। ये देखो ना बेटा लिखा हुआ है, बाय काउंटिंग number of student, number of eggs, number of buffaloes, number of cows, number of peoples, number of machines। कॉन्टिन्यूस क्या होता है सर? आपने कहा था विच इज मेजरेबल, विच इज मेजरेबल। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा होता है मेजरेबल? सर हाइट, लेंथ, वेट। कोई लंबा चौड़ा, इन्होंने इतनी मुश्किल मुश्किल लफ्ज यूज किए हैं, ये बीच में कोई नहीं करना। इसका बेटा डिफरेंस देख लेना दोनों का, ये भी नहीं करना, 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 कुछ भी नहीं करना, ना ना, कुछ भी नहीं करना, फजूल। बेटे इसकी समरी पढ़ लेना। डेटा की। हाँ, ये बेटा पेज नंबर है 43 पे। ये बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डिस्क्रीट भी बता दिया। फेयर राउंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ, fair rounding is a process of rounding either up or down according to the value of the first digit of those that are ignored. Rounding can be performed by the decimal places or number of significance digit. बेटे फेयर राउंडिंग क्या होती है सर? ये आइदर अपवर्ड या डाउनवर्ड होती है, यानी आगे की तरफ बेटा पॉइंट के बाद ज्यादा बढ़ाने हैं
या कम करने हैं, कम करने हैं तो डाउन और ज्यादा करने हैं तो अप। ठीक हो गया। जिन समझ डिजिट नहीं आई। बेटे आप 7.2, अब आप इसको बढ़ाना चाह रहे हो तो ये कैसे बढ़ेगा? 199, वो कैलकुलेटर पे आ नहीं रहा होता, जी आ जी। नहीं रहा, तो इसको बेटे कहते हैं अच्छा, वो राउंड फिगर्स करना जो। इसको कहते हैं राउंडिंग। अप होता है बढ़ाना, डाउन होता है इनको कम करना। ठीक है बेटा। वो ठीक है। फिगर्स जिनको हमने पहले इग्नोर कर दिया था, जब उनको हम इंक्लूड करते हैं तो उसको कहते हैं फेयर राउंडिंग। उसको क्या कहते हैं बेटा? फेयर राउंडिंग। कोई नहीं, इसमें और बस एम ही लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है बेटे, कोई नहीं करना। एक दफा बेटे जैसे इसकी उसको देख लेना, समरी को पढ़ लेना, फजूल बातें लिखी हुई हैं ऐसे दो दो। ना समझ आई तो मुझसे जरूर डिस्कस करना, मैं बताऊंगा। ठीक है। बेटा अरे ऑफ डेटा क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोला बेटा? डेटा की तरतीब लगाना। अरे क्या होता है? तरतीब लगाना। तरतीब लगाना। या बेटा नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऐसे ही होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इसमें अब ये जालिम ऐसा है। सेटिंग जो है वो नीचे से ऊपर को जाएंगे। हम्म ये बेटा असेंडिंग है। ये कौन सी है? असेंडिंग। डिसेंडिंग होती है अगर 46 पहले होता, 46.2 दूसरे नंबर पे होता। समझ गए बच्चे? जी सर। क्या मैंने बोली है डेफिनेशन? सर आपने कहा है अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा। सिंपल फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसेंडिंग में सर पहले हम लोग जो है वो बड़ा लिखते हैं फिर छोटा लिखते हैं। असेंडिंग में बेटा असेंड होता है बढ़ते जाना, तो ठीक है। छोटी बड़ी 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 बड़ी। डिसेंड होता है डिक्रीज होना, ठीक है। बड़ी छोटी छोटी छोटी। बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सर ये एक टेबल होता है जिसमें रॉज और कॉलम्स होते हैं, डिफरेंट क्लासेस बनी होती हैं। ये मैं आपको नीचे ये देखो ना बेटा, ये इस तरह का क्या होता है? टेबल होता है। इसमें ये डिफरेंट क्या बनी होती हैं बेटे? क्लासेस बनी होती हैं, रो कॉलम। और क्लासेस के सामने फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। क्लासेस के सामने फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। आप मुझे एक चीज बताएं, 0 और उसके सामने लिखा हुआ है टोटल 11, एक बच्चे के टेस्ट में बेटे साथ ही रहने। ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या बताया है? सर ये एक टेबल है जिसके जी अंदर सर। रॉज होती हैं, ये क्लास है, ये बेटा इसके अंदर क्लासेस होती हैं, और आगे उसके फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। बेटा एक बच्चा है जिसके इस साल 0 मार्क्स आए हैं, कितनी दफा? 11 टाइम्स। एक नंबर कितनी दफा आया है? 12 टाइम्स। यानी बेटे 12 टेस्टों में एक नंबर आया है, ये बता रहे हैं। 11 टेस्टों में 0 नंबर आया, 13 टेस्टों में 2 नंबर आए। अब बेटे समझ आ गया फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? जी सर। चलो अब बेटे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है, गूगल करना, इतनी इजी डेफिनेशन मिलेगी कि आपकी सोच है। ये ना थोड़ा सा इन्होंने इनकी लैंग्वेज जो है ना वो स्लैंग लैंग्वेज में और थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज में चीजों को बताया गया। अब बेटे ये देखो ना, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ आइटम दैट हैव वैल्यू। ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर नंबर ऑफ टाइम्स अ थिंग अकर, यानी कितनी दफा एक चीज अक्कर हुई है। 0 कितनी दफा अक्कर हुआ है। ठीक हो गया बेटा। जी। Data organized is known as frequency distribution. Standard form in which data is organized is called frequency distribution table. गूगल करना बेटे बहुत अच्छी डेफिनेशन मिलेगी। ठीक हो गया। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समराइज द डेटा इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स होती हैं बेटा क्लासेस, यानी ये डेटा की क्या बनाता है? क्लासेस। ठीक है। ईच नंबर हैविंग ईच शोइंग नंबर ऑफ आइटम हैविंग वैल्यूज इन द ग्रुप। मैं इससे भी कोई मुतमैन नहीं हूँ, मैं इससे भी मुतमैन नहीं हूँ बेटा, साथ ही रहना।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये उसकी डिफरेंट टाइप्स बनी हुई हैं बेटे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ना एक डेफिनेशन मैं आपके साथ गूगल कर लेता हूँ ताकि अच्छी सी डेफिनेशन मिल जाए। बेटे ये देखो क्या लिखता है इसके बारे में। वो कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर फॉर्मेट दैट डिस्प्ले द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद द गिवन इंटरवल। यानी आपके क्या करता है, आपकी जो इंटरवल होता है क्लासेस, ये बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये क्या करता है, ये क्लासेस के अगेंस्ट क्या देता है आपको, फ्रीक्वेंसीज देता है। क्या देता है, फ्रीक्वेंसीज देता है। ठीक है, मैं इतनी मुश्किल मुश्किल करके ना, अच्छा मुझे इतनी चिढ़ है ना मुश्किल लिख जो बंदा चीजें लिखता है। ओए होए होए होए। शोज द अच्छा वो तो डेटा। लिख देते हैं, बाकी जो जिन करनी होती है याद वो तो। हाँ वो देखो ना बेटे, अब ये देखो कितनी डेफिनेशन इजी लिखी हुई है कि डेटा set in the among all of the categories या classes by listing all the categories with the frequency। क्लासेस बना के उनके सामने फ्रीक्वेंसी लिख दे तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती। बस ये बात है। ओ घुमा 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 घुमा, ये हो गया तो वो। अच्छा बेटा ये अब देखो, ये बात है देख जरा देखने वाली। वो कहता है कि ये जो है ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, ये है लोअर बाउंड्री, ये है अपर बाउंड्री। सर ये दोनों में फर्क क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बेटा 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 39। ये होती हैं लिमिट्स। जब ये अपर, ये इसको कहते हैं अपर, इसको कहते हैं लोअर, इसको भी लोअर कहते हैं। ये सारी लोअर है इस साइड पे, ये सारी अपर है। जब प्रीवियस की अपर और नेक्स्ट की लोअर सेम नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं, लिमिट। क्या कहते हैं, लिमिट। और जब बेटा क्या होती हैं, सर जब सेम होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री। उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। अब बेटा देखो ना 19.5 और नीचे भी सेम है ना, फिर नेक्स्ट 29.5 से 39.5, ये कन्वर्ट कैसे होती है आयशा पुत्र। शायद 20 में से 19 को माइनस करें 1 आ गया, 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.50 आ गया। क्या आ गया बच्चे, 0.50। अब 0.50 को 10 में से माइनस करो ये आंसर, 19 में ऐड करो ये आंसर, 20 में से माइनस करो ये आंसर, 29 में ऐड। यानी लोअर में ऐड, अपर में माइनस, लोअर में ना, लोअर से माइनस अपर में ऐड, लोअर से माइनस अपर में ऐड, लोअर से माइनस अपर में ऐड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट। बाउंड्री में कन्वर्ट करना है इसको। जी बेटे, मैंने वो बाउंड्री में आपको बताया कि किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। क्लास विड्थ क्या होती है, दो क्लास लिमिट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जैसे 10 और 19 में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर बाउंड्रीज। 10 को भी इंक्लूड करेंगे हम। बेटे आप 10 को छोड़ ही दो, 10 को इंक्लूड करेंगे, 10 को बेटा इंक्लूड करेंगे। आप इन दोनों को माइनस करो, बाउंड्रीज को 19 में से। जब बाउंड्रीज होंगी तो इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा, जब बाउंड्रीज होंगी तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जब लिमिट्स होंगी तो फिर इंक्लूड करेंगे। ये देखो 19 में से 9 गया, कितना रह गया, 10। अब जब जब बेटे हमने 10 से 19 कितने बनते हैं, 10 से 19 तक सर 10 बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा, क्योंकि 10 को नीचे सेम नहीं है, अगर तो सेम होती बाउंड्री होती तो फिर हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते, फिर नहीं नो करते। होता। हाँ बस बिल्कुल ठीक हो गया। क्लास मिड पॉइंट्स बेटा दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड। ये देखो ना 20 से 29 दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड, ये आंसर आ गया। बेटा रूल फॉर कंपाइलिंग द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जो रूल्स थे ना वो बेटे मैंने आपको कल बताए थे। क्वेश्चन में मैंने कहा था कि आपने जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करके आर निकाल लेना है। ठीक हो गया। दूसरा बेटा क्या था
सर हमने कहा था हम सी निकालेंगे। कैसे हमने निकाला था बेटा? एन का स्क्वायर रूट लिया था। और फिर बेटे हमने क्या निकाली थी सर? फिर हमने हाइट या इंटरवल निकाला था। एच कैसे निकाला था? आर को सी पे डिवाइड करके, आर को सी पे डिवाइड करके। वो लास्ट दूसरी बुक में पढ़ा था, दूसरी बुक में, जो दूसरी बुक है, ठीक है। ये वही बेटे बात कर रहा है। सबसे पहले हम रेंज निकालेंगे, ठीक है। फिर रेंज के बाद हम क्लासेस निकालेंगे, क्लासेस और रेंज को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगी बेटे? सर उसकी हाइट निकल आएगी। क्या निकल आएगी बेटा? हाइट, ठीक है। ये बल्कि हुआ हुआ भी है, ये देखो, ये बेटा लोएस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, रेंज, ये क्लासेस निकल आई। क्लासेस का जो मैंने फार्मूला बताया था वो निकालना बच्चे। क्लासेस जो ठीक मैंने है। यहाँ पे, उसने क्लासेस नहीं बताई कि कैसे निकालनी है, उसने डायरेक्ट क्लास विड्थ हाइट को बोलते हैं, एच को। उसने आर बताया है, सी नहीं बताया। सी खुद फाइंड करना है एन वाले फार्मूले से। जैसे ऊपर एन 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 बेटा, मैंने कहा था ना, एन का अंडर रूट ले लेना। मसलन आपके पास 30 एन दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट बनता है 5.6। क्या बनता है? 5.6। आपने इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है, 6 में या 5, 6 में करो या 5 में करो। 5.6 है तो 6 में कर दो बेटा, पॉइंट 5 से ज्यादा है तो सी 6 हो जाएगी। तो ये जैसे ये है 37, इसको 6 पे डिवाइड करो तो आपकी हाइट निकल आएगी। क्या निकल आएगी? क्लास की हाइट निकल आएगी। हिस्टोग्राम क्या होता है? ये होता है हिस्टोग्राम। सर जब इसको कहते हैं एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। क्या कहते हैं? एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। और वो क्या शो करती हैं सर? ये है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी ये एडजेसेंट रेक्टेंगल्स को जब हम फ्रीक्वेंसी इस तरह ग्राफ बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट पिक्चोरल, ठीक है, इट्स अ पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होती है बेटा? एडजेसेंट वर्टिकल बार्स होती हैं। क्या होती हैं? बार्स होती हैं। अब कैसे बनती हैं बार्स? ये देखिए ना बेटा, ये हमें डेटा दिया है। इस डेटा से हमने ये क्या बनाया है? फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है। ये टेबल कैसे बन गया होगा सर? वो आपने रूल बताया नहीं है। हम आर निकालेंगे, आर से सी निकालेंगे और सी से एच निकालेंगे। बेटा इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो ना, निकालेंगे। तो वो पूरे प्रोसेस के जरिए ये बनेगा। ये ऐसे नहीं आ गया, इसका सर प्रोसेस। एन जी बेटा, एन नहीं सी इज इक्वल टू होता है वो सी इज अंडर इक्वल रूट टू एन। एन 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 अंडर रूट। सी इज इक्वल टू एन अंडर रूट। सर इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है इसको बनाने का? कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आयशा पुत्र। सिंपल ऐसा होना चाहिए कि डेटा प्रॉपर हमें समझ आ रहा हो कि डेटा सही लिखा हुआ है। मुझे बताएं छोटी फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी ये 5 से 9 इसने शुरू कर दी है, ठीक है। तो सर अब ये स्टार्टिंग पॉइंट बाउंड्री क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए था बेटे। 9 से अच्छा नहीं ना लगता। एक पॉइंट या तो 1 से 10 होना चाहिए, या 5 से, देखो जैसे उसने 9 उठाया फिर 10 से 14, 5 का डिफरेंस डालता जा रहा है। तो कुछ स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कोई एक साइड से होना चाहिए, ठीक है। अब ये बेटा देखो, ये वो है ना, लिमिट है, बाउंड्री तो नहीं है। इसको बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब ये बनेगा। हिस्टोग्राम बनाने के लिए किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसने पता है क्या किया है? इसने ये 0 से 9 है ना, 9 के बाद इसने बेटा ये आपको हिस्टोग्राम ऐसे नहीं बनता। ये मैं ऐसे डिसएग्री करता हूँ। हिस्टोग्राम के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? हिस्टोग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हिस्टोग्राम ये देखो ना बेटा, जैसे ये है, ये सही हिस्टोग्राम बना हुआ है। 0 से 200, 200 से 300, 3 से 4, 4 से 5, 5, ये आगे सामने इनकी क्या लिखी हुई है? फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पोलीगॉन बेटे, फ्रीक्वेंसी ये सब पोलीगॉन। चीजें तो बड़ी मुश्किल सी लग रही है मुझे। नहीं 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 नहीं, कोई मुश्किल की जरूरत नहीं, इनको इतना डेप्थ में करना ही नहीं है। डेफिनेशन देखो, एक छोटी सी इनकी डेफिनेशन देखो, और बेटा ऐसे चार्ट बनाओ। तो मुश्किल कौन सी है इसमें?
कोई ऐसा मसला ही नहीं है। ए का अलग बनाओ, बी का अलग बनाओ, कोई इनको इनको वो घुस नहीं जाना इनमें जाके कि ये क्या बला है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घुसना। अच्छा ये अब जरा आराम से बिल्कुल सुन लो बेटे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है कि आपने मिड पॉइंट लेने और उनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है। अब मुझे एक चीज बताएं, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर अराउंड 1 नहीं आएगा। 1 के सामने आपने 3 फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर देनी है। क्या लिख देनी है? 3, बस। फिर बेटा नेक्स्ट, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। किस पे डिवाइड करना है? 2 पे डिवाइड करना है। आंसर आ रहा है 1.03। क्या आ रहा है? 1.03। ये देखो, ये बेटा 1.03 है यहाँ पे, ये 16 फ्रीक्वेंसी है। बस प्लॉट करते जाओ। इसी तरह ये सारों को प्लॉट करके आपस में जोड़ दो, सारों को प्लॉट करके आपस में जोड़ दो। ये कोई नहीं क्यूमुलेटिव करने की जरूरत, क्यूमुलेटिव करने की सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ले ये हमें कह रहा है लॉरेंस कर्व। ये सारा जो है उसमें आउटलाइन में दिया हुआ है कि ये सारे हैं। बेटे उस आउटलाइन के मुताबिक वो कहता है कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन चीजों की बता। आप उधर जाते क्यों हो? आपने सामने रखनी है ये समरी। बच्चे सामने क्या रखनी है? समरी रख ली। ऊपर से उनकी सिर्फ देख लेनी है पिक्चर कि कैसे वो रिप्रेजेंट हो रही है। समझ गए हो बेटे? ठीक है। मतलब हम करेंगे, लेकिन ये लॉरेंस कर्व क्या होती है बेटा? क्या शो करती है? द टोटल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल शेयर आउट अमंग द सब्जेक्ट आर नहीं आइटम्स। मतलब मैं इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ कि यहाँ पे एक तो लैंग्वेज भी बड़ी मुश्किल लिखी हुई है, दूसरा ये कि ये बड़ा लंबा लंबा लिखा हुआ लंबा आपने नहीं पढ़ना, आपने हर चैप्टर की जाके समरी देखनी है और उसकी पिक्चर ऊपर देखनी है, बस। बेटे आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने तरीका बताया है उसके जरिए करना है, ठीक हो गया। है। लॉरेंस कर्व क्या करती है? मैं अब ले ही आपको समरी पे जाता हूँ। मैं तो जानबूझ के वो कर रहा था कि चलो थोड़ा मैं डेप्थ में चला जाऊं। लॉरेंस कर्व क्या करती है बेटा? इकोनॉमिक वेरिएबल्स को मेजर करती है, ठीक है, जो कि हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, मसलन मैंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ डेटा एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ डेटा शेयर किया, तो वो लॉरेंस कर्व्स के जरिए हम शो करेंगे। कोई जरूरत नहीं, ये पेपर में ऐसे कोई नहीं आना कि आप इस पे नोट लिखें और ये करें और वो करें। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब ये पेपर में पूछ लेगा टाइप्स ऑफ चार्ट बताएं, ठीक है बेटे। तो अब हमें पता होने चाहिए कि टाइप ऑफ चार्ट्स कैसे होते हैं, ठीक है। ये हमें उसने नीचे बताया हुआ है, टाइप्स ऑफ चार्ट। देखो बेटे, अब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए और हम वहां ना कर सके तो कम से कम नाम तो हमें पता होना, ठीक है। पिक्चोग्राम, सिंपल बार चार्ट, पाई चार्ट, ये है हमारे नॉन न्यूमेरिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और डायग्राम टू डिस्प्ले टाइम सीरीज, ठीक है। तो अब टाइम सीरीज के लिए लाइन और सिंपल बार चार्ट है। और मिसलिनियस डायग्राम्स उसने हमें बताई हुई हैं, कंपोनेंट, परसेंटेज, मल्टीपल, स्टार्टा, जी चार्ट, गैंट चार्ट और सेमी लॉगरिथमिक चार्ट। अब ये बेटे देखो, ये एक पिक्चर बना के ना तो चार्ट बनाया हुआ है, पिक्चर बना के और चार्ट बनाया हुआ है, पिक्चर बना के चार्ट बनाया हुआ है। बेटे ये देखो ना, पिक्चर बनाई है, ये डिफरेंट पिक्चर्स बनाई हुई है ना। इस यहाँ पे इतनी लेबर है, इस डिपार्टमेंट में इतनी लेबर है, ये बंदे बनाए हुए हैं उसने बेटा, बंदे बनाए हुए हैं, ठीक है। सिंपल बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट, ये बार चार्ट होता है। ये देखो बेटा, एक डिपार्टमेंट में लेबर इतनी है, मैकेनिक इतने हैं, फिटर इतने हैं, क्लर्क कितने हैं, इस तरह का वही ऊपर वाली सेम चीज। ये देखो ना बेटे, ठीक है। क्लर्क कितने हैं। जी जी। अब इसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी नीचे समरी में दी हुई होगी, पाई पाई चार्ट। उसी चीज को ऐसे गोल सा दायरा बना के, इतने लेबर है, इतने ये ड्राफ्टमैन है, क्लर्क्स हैं, फिटर्स हैं और मैकेनिक्स हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, लाइन चार्ट, लाइन की सूरत में उसने बताया हुआ है बेटे डेटा। देखते हैं, पहले पहले ओवर में इतने स्कोर पड़ा, दूसरे में इतना स्कोर पड़ा, तीसरे में इतना स्कोर पड़ा। तो जैसे मैच में होता है बेटा, पहले में कितने स्कोर पड़े, सपोज 140, दूसरे में कितने पड़े, इतने पढ़ नहीं सकते, 180। तो ये बेटे क्या लाइन चार्ट होता है, ठीक है।
आसान आसान चीजें हैं, इनको वो लेके नहीं बैठ जाना, इनके नाम बस याद करने। ये देखो बेटा, ये मल्टीपल पाई चार्ट, दो चार्ट अगर इकट्ठे बने हुए, ठीक है, तो पाई चार्ट है। पाई क्या होता है सर? बेसिकली ना पाई होती है एक सर्कल, और नॉर्मली वैसे बेटे ये 360 डिग्री का होता है। बेटे एक मिनट साथ ही रहना, लेके नहीं बैठना, इसको निकालना है। ठीक हो गया? अच्छा, एक एक लाइन इस पे पढ़ लेनी है बस। ये गाइड चार्ट है, तो ये देखो बेटे इस तरह के चार्ट्स होते हैं। ये इस तरह का अजीब सा चार्ट होता है। ये 0 से 20, 20 से 40, 40 से 50, ठीक है, इस तरह की ये चीजें हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट वीक में हम 1 से 20 तक करेंगे, सेकंड में 40 से 60 तक करेंगे। तो ये बेटे ये हमें बताता है, ये जो होते नहीं है बेटे, कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे होते हैं या प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, वहां ये चार्ट चलते हैं। ठीक है, ये चार्ट, ये अब बेटे देखो ना, इन सारे चार्ट्स के बारे में ये नीचे समरी दी हुई है। ठीक है, ये गाइड चार्ट आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द प्रोग्रेस ऑफ सम टाइम ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। टाइम ओरिएंटेड, जैसे बेटा ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज इतने अरसे में बनाना है, तो उसके बारे में हमें बताता है। तो ये नीचे इसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, इसको सर पे सवार नहीं करना, डेफिनेशन पढ़नी है, गूगल लगाओ बेटे। अब यहाँ से ना यहाँ तक ये टॉपिक खत्म हो जाता है, अब नया टॉपिक स्टैटिस्टिकल मेजर स्टार्ट हो जाता है। और बिल्कुल वरी नहीं होना, पैनिक